हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड पार्ट है, आनुवंशिकता का आणविक आधार। ठीक है, इससे पहले अभी हमने आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बताया था, डीएनए आरएनए आपने पढ़ लिया है ना, द टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ लिया था, द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ लिया आपने, द टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक में कैसा डीएनए पैकेजिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की, यूकैरियोटिक में कैसी पैकेजिंग होती है, सारे टॉपिक्स आपने पढ़े सिस्टमेटिक। अब हमको पढ़ना है कि नाउ हाउ कैन यू प्रूव दैट द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कि आइदर प्रोटीन और द डीएनए। बहुत सारे साइंटिस्ट में कन्फ्यूज़न था कि जेनेटिक मटेरियल किसे माना जाए। तो जो यहाँ पर जो है पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक में आते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ जिसे भी माना जाए उसमें क्या क्या विशेषताएं या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, अब आनुवंशिक पदार्थ आपको पता है कि इतनी लाख वैरायटी हैं, 18 लाख प्रजातियाँ, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स की मिला करके इतने सारे वैरायटी के इंडिविजुअल्स के लिए विभिन्न प्रकार के लक्षणों के लिए सूचना इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी जेनेटिक मटेरियल हो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, हाईली डाइवर्सिफाइड हो, पहली बात तो हो हाईली डाइवर्सिफाइड। दूसरा क्या है यहाँ पर कि केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, उससे स्टेबल होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी टू रिप्लिकेट। एक तो पहले यहाँ पर किसकी क्षमता होनी चाहिए, द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, एंड ट्रांसमिशन या ट्रांसफर इन ऑफ स्प्रिंग्स में रिप्लिकेट करने की, उससे जब जाने से पहले रिप्लिकेट करने की और ट्रांसफर होने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ताकि इतने सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, इतनी विभिन्न प्रजाति के जीव हैं, सभी जीवों में यहाँ पर क्या हो सके, वो रिप्लिकेट कर सके और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके, एज वेल एज उसको मेंडल्स लॉज का पालन करना चाहिए, शुड फॉलो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का उसको पालन करना चाहिए, एज वेल एज अंडरगो एवोल्यूशन। जैव विकास की क्षमता होनी चाहिए या म्यूटेशन की, उत्परिवर्तन की भी क्षमता होनी चाहिए, तो पार्शली उसमें एवोल्यूशन हो सके, उत्परिवर्तन को वो सहन कर सके, हाईली डाइवर्सिफाइड हो, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, उसमें रिप्लिकेट करने की पावर हो, जो ऑफिस में ट्रांसफ़र की पावर हो, मेंडल्स लॉज का पालन कर सके। ये सारी अगर प्रॉपर्टीज जिसमें होंगी उसी को जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा। अब यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन दो ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था साइंटिस्ट में कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए प्रोटीन और डीएनए में जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए। अब यहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। एक फ्रीडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के स्ट्रेन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी? कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूमोनिया। ये साइलेंट है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के स्ट्रेन पर किया, एंड देयर कंक्लूजन्स इज
सपोर्टेड बाय एवरी मैक्लोइड एंड मैककार्टी। इन साइंटिस्ट ने इनके कंक्लूजन को क्या किया, सपोर्ट किया। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने इन बैक्टीरिया के स्ट्रेन पर चूहे पर एक्सपेरिमेंट, माइस पर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर बना रहे हैं और प्रूव करना चाहते हैं कि कैसा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्यों डीएनए को माना गया। आप देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि दैट स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, इट इज, दो स्ट्रेन होते हैं इसके, दिस द आर टाइप स्ट्रेन एंड द एस टाइप स्ट्रेन। स्ट्रेन माने प्रभेद, वैरायटी कह सकते हैं। आर टाइप मीन्स रफ, इसकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, रफ थी। एज वेल एज इट इज़ एविरुलेंट मीन्स ये कैसी थी, ये प्रभेद ये आरोग्यजनक था, इसमें कोई भी डिसीज कॉजिंग पावर नहीं थी। तो रफ हो गया, एविरुलेंट हो गया, एज वेल एज नॉन कैप्सुलेटेड, इसके चारों ओर कैप्सूल का प्रतिरोधक आवरण नहीं था। जो दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर एस टाइप में, उसकी जो सेल वॉल थी या आउटर मेम्ब्रेन थी वो स्मूथ थी, विरुलेंट था, विरुलेंट को कहते हैं रोगजनक, ठीक है, एज वेल एज कैप्सुलेटेड, इसकी जो सेल वॉल थी कैसी थी, कैप्सुलेटेड थी। क्लियर दिख रहा ना आप लोगों को, ठीक है। अब स्मूथ है, विरुलेंट, कैप्सुलेटेड, इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि सबसे पहले जो आर टाइप जो प्रभेद था इसमें यहाँ पर रैट में इंजेक्ट कर दिया। बाई इंजेक्टिंग द आर टाइप स्ट्रेन इनटू द रैट वाज अलाइव, जीवित रहा, क्योंकि कैसा था, आरोग्यजनक प्रकृति थी। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने एस टाइप के स्ट्रेन को रैट में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। इसको इंजेक्ट करने पर चूहे की डेथ हो गई। नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि रोगजनक था। अब इसके बाद थर्ड स्टेप से ये क्लियर कट जो डिफ्रेंसिएशन है या जो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है वो थर्ड स्टेप से आएगा। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, एस टाइप हीट किल्ड, इन्होंने एस टाइप स्ट्रेन को हीट कर दिया और हीट करने के बाद पर उसकी डेथ हो गई, किसकी, बैक्टीरिया के स्ट्रेन, ना कि चूहे की। और फिर उसको लिविंग माइस या रैट में इंजेक्ट कर दिया और देखा कि चूहा क्या रहा, जीवित रहा। इसका मतलब है कि गर्म करने पर उसका जो पैथोजेनिक नेचर था, रोगजनक प्रकृति, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। और फोर्थ स्टेप में दे टेक हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया प्लस मिक्स्ड विद द आर टाइप। एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया के स्ट्रेन को आर टाइप से मिलाने पर इन्होंने जब रैट में इंजेक्ट कर दिया तो चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। यहीं पर इसका कंक्लूजन है कि नहीं होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया तो उसका जो पैथोजेनिक नेचर था खत्म हो गया और आर टाइप तो पहले ही आरोग्यजनक था, तो फिर डेथ क्यों हो गई। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि आर टाइप तो आरोग्यजनक था, चूहा जीवित रहा, कोई बात नहीं, एस टाइप रोगजनक था, चूहे की डेथ हो गई, कोई बात नहीं। इस स्टेप के बाद हम थर्ड स्टेप में जब आए तो एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल्ड करने पर चूहा इसलिए जीवित रहा क्योंकि उन्होंने कहा कि दिस इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये कौन सी है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वास्तव में प्रोकैरियोटिक था तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है ना, सर्कुलर डीएनए रहा होगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था दैट सराउंडेड बाय द, किससे सराउंड था, सेल मेम्ब्रेन से। तो निश्चित है कि जब हमने हीट किया इसको तो हीट करने पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल था ये अंदर होता है और बाहर क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है।
तो मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं वो बाहर होते हैं और जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है। तो ये बैक्टीरिया था, तो ये सपोज करिए एस टाइप बैक्टीरिया था। जब हमने हीट किया तो हीट करने पर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, ये देख रहे हैं इसका, और इस वाले में एस टाइप को हीट की जब आर टाइप से मिला है, तो सपोज करिए कि ये एस टाइप बैक्टीरिया था, तो एस टाइप बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल ने जो आर टाइप बैक्टीरिया था, ये आर टाइप, इस बैक्टीरिया के नेचर को कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पर क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल। इस स्टेप में जब हीट किया तो बाहर की प्रोटीन नष्ट हो गई यहाँ की, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या रहा, सेफ रहा। तो जेनेटिक मटेरियल की जो पैथोजेनिक नेचर था उसने आर टाइप को क्या कर दिया, यहाँ पर पैथोजेनिक कर दिया, और इसीलिए इस स्टेप में चूहे की डेथ हो गई। अब इन्होंने यहाँ इसलिए प्रूफ किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल की हीट करने पर प्रोटीन तो नष्ट हो जाती है। आप देखते हैं अंडे को जैसे तवे में डालते हैं प्रोटीन क्लॉट कर जाती है, तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो गई। तो जेनेटिक मटेरियल चूंकि अंदर था इसलिए वो सेफ बना रहा है। चूंकि अगर प्रोटीन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होती तो प्रोटीन नष्ट हो गई थी, तो आर टाइप को पैथोजेनिक नेचर में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि प्रोटीन नष्ट हो जाने पर भी जो जेनेटिक मटेरियल था उसने, उसके पैथोजेनिक नेचर ने आर टाइप के नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को पैथोजेनिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया। इससे एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। तो ये एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले ये प्रूव हुआ कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन। किसने प्रूव किया था? फ्रीडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ द डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। उसके 2 स्ट्रेन थे और 4 स्टेप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पूरी तरह से प्रूव हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। अभी भी बहुत सारे साइंटिस्टों में क्या रहा, कन्फ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल किसे माना जाए। तो यहाँ इन्होंने देखा कि जो यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन बिकॉज, एक और रीजन है यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यहां पर क्या कर दिए, बिकॉज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मीन्स प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम do not take part in transformation। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं रहता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का। और जबकि अगर यहां पर डाइजेशन कर दिया जाए यहां पर, बट डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, अगर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम का यूज किया जाए तो क्या करेगा यहां पर, ट्रांसफॉर्मेशन या प्रिवेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम यहां पर मिला देने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी यहाँ पर रोल नहीं रह जाता। लेकिन डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम का यूज़ करने पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रुक जाता है। इसका मतलब है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन एंड आरएनए। अब इसी को अभी भी कुछ साइंटिस्ट में कन्फ्यूज़न था कि हम जेनेटिक मटेरियल को अभी भी वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे किसे माना जाए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया कि कैसे प्रूव करेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो हर्शे एंड चेज एक साइंटिस्ट हुए हैं, हर्शे एंड चेज अगेन प्रूव्ड
that DNA is the genetic material, not the protein, by their experiment। अब हर्शे चेज ने क्या किया, यहाँ पर T2 बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग किया था। दे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ऑन T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज आपको पता है जीवाणु भक्षियों कहते हैं। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट उसी पर किया था, विच अटैक्स ऑन ईशर्चिया कोलाई। ठीक है, जो ईशर्चिया कोलाई पर क्या करता है, अटैक करता है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि 2 मीडियम ये थे, दे यूज्ड रेडियो एक्टिव सल्फर S35 एंड रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32। इन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और रेडियो एक्टिव क्या लिया, फास्फोरस लिया। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर था और रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, दोनों में आप देख सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो S35 था और जो फास्फोरस था वो क्या था, P32 था। अब क्या किया इन्होंने, वायरस को ग्रो कराया। T2 फेज ग्रोन ऑन S35 मीडियम, और जो दूसरा T2 फेज था यहाँ पर वो किस में ग्रो करा दिया, यहाँ पर P32 मीडियम। फास्फोरस में ग्रो कराया और सल्फर में ग्रो कराया। अब इन्होंने देखा कि प्रोटीन लेबल्ड विद S35, रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज़ करने पर जो प्रोटीन थी, आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है अप्रॉक्सीमेटली ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन कोट होता है। दिस इज़ द प्रोटीन कोट एंड दिस इज़ द यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल। तो जो प्रोटीन कोट था उसमें सल्फर S35 रेडियो एक्टिव हो गया, और जबकि जिसको फास्फोरस के रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम में उगाया था, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो DNA होता है या RNA होता है, वायरस में आपको पता है। ठीक है, लेबल्ड विद, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो लेबल्ड हो गया किससे, P32 से। अब इससे ये प्रूव हो गया कि वास्तव में जो न्यूक्लिक एसिड माने जो DNA है, यहाँ पर वायरस में क्या था, इस T2 में DNA था, वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गया। तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होने के कारण जो है क्या किया उसने कि जब ये दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखिए बैक्टीरिया बना रहा हूं मैं यहाँ पर, दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया मिलते हैं, तो ई कोलाई में हमेशा इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ये कैसा था, S35 लेबल्ड, जो प्रोटीन थी वो S35, और यहाँ पर क्या था, P32 लेबल्ड। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था वो लेबल्ड हो गया। तो हमने देखा कि ये जो फास्फोरस था 32 लेबल्ड, इसको अगर हम अलग कलर से इंडिकेट करने के लिए कर दें तो वो इसके अंदर इंटर किया था, और जब इंटर किया अंदर किसने, वायरस ने, तो ये यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं
रेडियो एक्टिविटी इन ई कोलाई। जो न्यूक्लिक मटेरियल में फास्फोरस था उसके कारण से यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पाई गई, किसमें? बैक्टीरिया में, ठीक। और इसमें नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी इन ई कोलाई, रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर नहीं पाई गई। इसका मतलब है कि जो सुपरनेंट सॉल्यूशन था, इन सुपरनेंट सॉल्यूशन, इसको हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल दें ए, इसको बी डाल दें। इन सुपरनेंट सॉल्यूशन S35 was present इन प्रोटीन कोट। तो चूंकि प्रोटीन कोट में पाया गया इसलिए वो बाहर रह गया, और जबकि यहाँ पर इन ये देख रहे हैं जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो अगर डीएनए के अंदर चला गया तो बैक्टीरिया भी कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया, रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट पाई गई। एंड इन डीएनए विद P32 रेडियो एक्टिविटी इज प्रेजेंट। इससे सिद्ध हो गया, ये एक्सपेरिमेंट से, बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। तो रेडियो एक्टिविटी द्वारा हमने प्रूव कर दिया, इससे पहले ग्रिफिथ ने प्रूव कर दिया था। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट it is confirmed that DNA is the genetic material. DNA is the genetic material, not the protein. ठीक है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिद्ध करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट हो गए। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था और हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया का यूज़ किया था, बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन का, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के आर टाइप और एस टाइप का, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया और इनफैक्ट इसमें कराया ई कोलाई पर। अब हम यहाँ पर दोनों एक्सपेरिमेंट जानने के बाद हम पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ओवर आरएनए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ओवर आरएनए। अब डीएनए आरएनए में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए किसको यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल माना जाए। तो आपको मैंने अभी ये बता दिया कि प्रोटीएज और आरएनएज, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, दोनों का यूज़ करने पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन जो स्टेबिलिटी को प्रूव करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेस पेयर होता है वो केमिकली स्टेबल होता है। बेस पेयर इज स्टेबल। तो डीएनए आरएनए से क्यों ज़्यादा स्टेबल है, हमको ये बताना है। तो जो डीएनए होता है वो स्ट्रक्चरली, डीएनए इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हीट करते हैं तो डीनेचुरेशन हो जाता है, और ऑन हीटिंग, अब डीएनए है, अगर यहाँ पर हीट कर दे रहे हैं तो इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स, सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। और अगर हम यहाँ पर कूलिंग कर देते हैं, चिलिंग कर देते हैं, एनिलिंग कर देते हैं, कूलिंग को एनिलिंग भी कहते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं रीनेचुरेशन, इस प्रोसेस को। और दोनों यहाँ पर स्ट्रैंड्स, ये डीएनए हेलिक्स फिर से बन जाता है।
तो आप देख रहे हैं डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन दोनों प्रोसेस डीएनए में पाए जाते हैं। और आरएनए अनस्टेबल क्यों होता है यहाँ पर? सेकेंड OH ग्रुप, द सेकेंड OH ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए मेक्स इट अनस्टेबल। एक तो सेकेंड OH ग्रुप पाया जाता है इसलिए अनस्टेबल है, एज वेल एज ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। चूंकि यहाँ पर डीएनए डबल हेलिकल होता है, इज प्रेजेंट इन डीएनए। जो ग्वानिन और साइटोसिन है यहाँ पर, तो एडनिन आपको पता है थाइमीन से रिएक्ट करता है, ग्वानिन किससे करता है? साइटोसिन से करता है। तो ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाने के कारण भी यहाँ पर क्या हो जाता है? ये स्टेबल हो जाता है, यानी मेक्स इट स्टेबल। एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन in place of uracil, in place of uracil in DNA makes it stable। जो थाइमीन पाया जा रहा है उसके कारण से भी डीएनए क्या है? स्टेबल है। आरएनए में यूरेसिल होता है, यूरेसिल वो अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी इसके कारण भी है। और आरएनए क्या होता है यहाँ पर? आरएनए एक्ट एज राइबोजाइम एंड इज अनस्टेबल। राइबोजाइम या एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, इसलिए भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है। फिर भी कुछ वायरसेस में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया है, कुछ वायरसेस में, ठीक है। यहाँ पर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? सेंट्रल डॉगमा, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, दिस इज कॉल्ड द replication, also called the duplication, हिंदी में क्या कहते हैं? द्विगुणन। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में क्या कहते हैं? अनुलेखन। एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड द अनुवादकरण। पहले डीएनए से डीएनए का बनना, इसको द्विगुणन कहते हैं। ये क्या होता है? सिंथेटिक फेज में होता है, सेल डिवीजन के पहले, बिफोर द सेल डिवीजन, बिफोर द सेल डिवीजन इन इंटरफेज, जो अंतरावस्था होता है इंटरफेज में ऑफ इन एस फेज, इन एस स्टेज ऑफ इंटरफेज, अंतरावस्था की जो एस अवस्था है, सिंथेसिस अवस्था, उसमें यहाँ पर डीएनए से डीएनए का बनता है। अब जब द्विगुणन हो जाता है तो डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह यूज होता है और उससे क्या बनता है? आरएनए बनता है। इसको अनुलेखन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए पहले बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा। हमको तीनों स्टेप पढ़ने हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, इट इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बॉल्टिमोर। एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। एड्स वायरस में, एचआईवी में ऐसा होता है। एचआईवी में आरएनए द जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। तो रेट्रो वायरस में ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? रेट्रो वायरस,
रेट्रोवायरस का मतलब है क्या है यहाँ पर आरएनए वायरस। आरएनए वायरस का एग्जाम्पल क्या है? HIV। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो दोनों प्रोसेस हो सकती है। हमको यहाँ पर एक एक स्टेप पढ़ना है। पहले हम सेंट्रल डॉग्मा पढ़ेंगे, डीएनए से डीएनए का बनना, फिर डीएनए से आरएनए का बनना, और फिर आरएनए से किसका बनना? प्रोटीन का बनना। तो हम पहले टॉपिक में आते हैं, रिप्लिकेशन माने द्विगुणन। दिस इज द replication of DNA, डीएनए का द्विगुणन। अब आप देखिए, जो डीएनए का द्विगुणन है तो यहाँ पर कब होता है? यहाँ पर इंटरफेज आपको बता चुके हैं, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव। बहुत साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रूफ किया है कि दैट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है। इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर बार पेरेंटल डीएनए 50% रह जाता है और पेरेंटल के अलावा कौन सा डीएनए आ जाता है? नया सिंथेटिक डीएनए आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उस इसके हिसाब से भी हमको यहाँ पर डीएनए की स्टडी करनी है। एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया एक साइंटिस्ट ने, मिसेल्सन एंड स्टॉल। मिसेल्सन एंड स्टॉल, in which he used रेडियोएक्टिव, ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस के आइसोटोप यूज किए उन्होंने। और कौन सा मीडियम लिया था? यहाँ पर नॉर्मली आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो N14 के रूप में होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया? N15 यूज किया था। N15 मीडियम, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर सपोज करिए इट इज द पेरेंटल डीएनए एंड दिस डीएनए इज कल्चर्ड इनटू द N15 मीडियम। और ये जो दोनों डीएनए थे पेरेंटल डीएनए, दिस इज द N14। जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है वो N14 ही होता है, ठीक है, ये N14 है। अब इसको N15 में कल्चर कराया तो पहले तो इसके दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे ऐसे। अब उसके बाद ये कल्चर मीडियम में रखे हुए हैं तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा, आप देखिए मैंने यहाँ से डॉट डॉट करके बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये है N15 मीडियम और ये कौन सा है? N14। अभी तक केवल एक हेलिक्स था, माने 2 स्ट्रैंड थे। अब कितने स्ट्रैंड हैं यहाँ पर? ये F1 जनरेशन हो गई। 2 से 4 स्ट्रैंड हुए, 4 में से 2 पेरेंटल हैं और 2 क्या है? नॉन पेरेंटल हैं। 50% पेरेंटल स्ट्रैंड। फिर से इनको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएं। ये दोनों स्ट्रैंड अपने को अलग कर लेंगे। फिर से मीडियम कौन सा है? N15 मीडियम है। ये भी N15 मीडियम था, N15 मीडियम। फिर से नया स्ट्रैंड बनेगा
आप देख रहे हैं कितने स्ट्रैंड हैं, 8 स्ट्रैंड हैं। 8 में से 2 कैसे हैं, पैरेंटल हैं, और 6 कैसे नॉन पैरेंटल हैं। 25% पैरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, F2 जनरेशन में ले गए हैं। ये यहाँ पर कल्चर था, यहाँ पर F1 के बाद किस में आ गए, F2 जनरेशन में। पहले 50 पर 25, अब हम किस में ले जाएं इसको, F3 जनरेशन में ले जाएं। इन स्ट्रैंड्स को फिर से सेपरेट करें। अब ये सारे स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। कितने थे, 8 थे, 1 2 3 4 5 7 8। आप देखिए फिर से N15 मीडियम में। ठीक है, अब इसके जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो आप देख लीजिए। फिर से ऐसा स्ट्रैंड बना देंगे। अब मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ। कितने बने, 16। 16 में से 2 स्ट्रैंड पेरेंटल हैं, बाकी 14 कैसे हैं, नॉन पेरेंटल हैं। तो कितना परसेंट रह गया, 12.5% पेरेंटल स्ट्रैंड। इसका मतलब है यहां पर 100% पेरेंटल थे, यहां कितने रह गए, 50%। तो यहां पर दोनों स्ट्रैंड थे, यहां पर 2 आउट ऑफ 4। यहाँ पर कितने हैं, वे तो 2 ही रहेंगे, आउट ऑफ 8। यहाँ पर कितने हैं, 2 आउट ऑफ 16। आप हर बार देख सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन केवल जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो 50% ट्रांसफ़र होता है, और इसके बाद क्या बन जाता है, नया स्ट्रैंड बनने लगता है। इसे कहते हैं यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तो ये जो मैकेनिज्म है डीएनए रिप्लिकेशन की, ये प्रूव कर रही है कि किस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, और कैसे डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है, और नए नए डीएनए स्ट्रैंड इस तरह से बन रहे हैं। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये प्रूव करता है कि डीएनए जनरेशन जैसे जाता रहता है तो हर बार केवल 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आगे पीढ़ी में जाता है, बाकी क्या आते हैं, नॉन पेरेंटल। इट मीन्स क्या एक्सपेरिमेंट निकला इसमें, बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव्ड दैट in each generation only 50% of parental combination transfers and 50% न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड। अब आप सोचोगे कि 50% कहाँ हो रहा है, इसमें इसका 50% ये, इसका 50% ये, इसका 50% ये। ठीक है, अब ये जो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, वास्तव में ये रिप्लिकेशन कैसे होता है, ये तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। तो डीएनए रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो हमको पढ़नी है कि डीएनए रिप्लिकेशन में क्या क्या स्टेप हो रहे हैं और कैसे डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन, द्विगुणन की प्रक्रिया। अब जो द्विगुणन हो रहा है, इसमें रिप्लिकेशन हो रहा है, उसमें क्या क्या स्टेप की जरूरत होती है। तो चारों तरह के तो पहले क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, डीएनए टेम्पलेट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन
ट्राईफॉस्फेट डीऑक्सी, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट डीऑक्सी और थाइमीन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, वह तो जरूरत पड़ गई। फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, डीएनए टेम्पलेट की, और क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, डीएनए पॉलीमरेज। दीज आर रॉ मटेरियल्स फॉर रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, एक साइंटिस्ट हुए हैं कॉर्नबर्ग। उस कॉर्नबर्ग ने यहाँ पर जो टेम्पलेट डायरेक्टर पॉलीमराइजेशन होता है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ टेम्पलेट। जो भी यहाँ पर टेम्पलेट की तरह डीएनए यूज हो रहा है, टेम्पलेट का मतलब सांचे की तरह, तो टेम्पलेट पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या टेम्पलेट डायरेक्टेड पॉलीमराइजेशन। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं कि 3 टाइप्स का होता है, डिस्कवर्ड बाय द कॉर्नबर्ग, discovered by Kornberg from Haemophilus influenzae bacteria, Haemophilus influenzae बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से प्राप्त किया, जो वास्तव में 3-5- टेम्पलेट को 5-3 डायरेक्शन के लिए क्या कहता ऑब्टेन कर रहा था, विच सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5-3 डायरेक्शन। It is of 3 types. It is of 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड द डीएनए पॉलीमरेज, इसको पूरा लिख दें, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जस्ट मिनट, ये जो 3 टाइप्स था इन प्रोकैरियोट्स में था। किसमें था? प्रोकैरियोट्स। ये क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये रिपेयर करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई डिफेक्ट कहीं पर है तो उसको रिपेयर कर रहा है आफ्टर रिप्लिकेशन के बाद, और 5-3 डायरेक्शन पॉलीमराइजेशन करता है, रिपेयर एंड किसके बाद? कोई भी डिफेक्ट हो रहा है, पॉलीमराइजेशन इन 5-3 डायरेक्शन। जो पॉलीमरेज सेकेंड होता है, ये क्या करता है? ये 5-3 डायरेक्शन में तो पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन इन 5-3 डायरेक्शन एंड 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर कहीं पर कट लगाना है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और जो पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये क्या करता है? पॉलीमराइजेशन इन
5 डैश 3 डैश डायरेक्शन एंड 3 डैश 5 डैश और 5 डैश 3 डैश एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, तो 5-3 डायरेक्शन में तो पॉलीमराइजेशन कर ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पर 3-5 और 5-3 दिशा में क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। तो ये जो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी एंड ये ऐसे प्लस लगा सकते हैं ऐसे। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के हो गए। अब हम डीएनए पॉलीमरेज के बाद आते हैं वास्तव में क्या मैकेनिज्म है, कैसे यहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के रिप्लिकेशन में आपको बता दें कि वेरियस टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं इन डीएनए रिप्लिकेशन। इन डीएनए रिप्लिकेशन टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंड सेकेंड, एक तो ये यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद डीएनए हेलिकेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या यूज होता है, डीएनए प्राइमेज एंजाइम यूज होता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से हो रहे हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यूज हो रही है, ये तो एंजाइम्स हैं। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSB, RNA प्राइमर एटसेट्रा आर यूज्ड। अब ये जो डीएनए रिप्लिकेशन की मैकेनिज्म है, इट इज़ ऑफ, हम जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ सकते हैं वो 3 स्टेप में पढ़ सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हो जाएंगे यहाँ पर डीएनए के रिप्लिकेशन में, एक तो यहाँ पर अनकॉइलिंग है, और फिर इसके बाद जो सुपर कॉइलिंग है डीएनए की, आपको पता है ना, पहले मैं बताया न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होता है, फिर सोलेनॉइड में कन्वर्ट होता है, फिर क्रोमेटिन, फिर क्रोमोसोम में। ये सुपर कॉइलिंग है। तो अनकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए, सबसे पहले जो सुपर कॉइल्ड डीएनए है उसकी अनकॉइलिंग होनी चाहिए। मतलब वो जो लिपटा हुआ, ऐसे बिजली के तार लिपटे होते हैं, उसको पहले क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो ये कैसे यूज होता है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड आर यूज्ड फॉर इट। इस प्रोसेस के लिए टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और सेकेंड जो है एंजाइम वो यूज होता है। और एक सूत्र में कटाव बनाना है, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट मेक निक कटाव इन 1 स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स, एक हेलिक्स में कटाव बना रहा है। और जो टोपोआइसोमेरेज सेकेंड है, टोपोआइसोमेरेज सेकेंड मेक्स निक ऑन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स या बोथ स्ट्रैंड्स। हेलिक्स के एक जो कुंडल है उसके एक स्ट्रैंड में कटाव बनाना है या दोनों बनाना है। दिस इज द अनकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम आते हैं यहाँ पर। अब क्या है, वो अभी तो अनकॉइल्ड हुआ है, अनकॉइल्ड होने के बाद जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, द्विकुंडलित था यहाँ पर, उसकी अनकॉइलिंग हो रही है। अनकॉइलिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की अनकॉइलिंग माने उसको ओपन होना। तो यहाँ पर जहाँ पर रिप्लिकेशन शुरू होता है उसे कहते हैं रिप्लिकेशन पॉइंट। द पॉइंट ऑफ
replication is known as replication point। क्या कहते हैं? द्विगुणन मूल। द्विगुणन मूल। अब इस रेप्लिकेशन पॉइंट पर सबसे पहले जब एंजाइम लग जाता है, कौन सा? मूल बंधन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये जुड़ जाती है एटीपी की सहायता से और दोनों सूत्रों को पृथक कर देती है। तो यहाँ पर क्या होगा? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन विद एंजाइम एंड विद द हेल्प ऑफ एटीपी, with the help of ATP, both strands separated out। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है विद एंजाइम एंड द हेल्प ऑफ द एटीपी। इनकी सहायता से जो दोनों स्ट्रैंड है हमारे डीएनए के, वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं और वाई के आकार की श्रृंखला बन जाती है एंड वाई शेप्ड fork is formed. Here DNA helicase is also used. DNA हेलिकेज का भी क्या होता है, यूज होता है इस जगह पर। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं कि DNA हेलिकेज का भी हमने यूज कर लिया, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट सेकंड का यूज हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का मूल बनने जो प्रोटीन होती है उसका यूज हो गया। अब क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो चयन होना है वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें ठीक है, ये सपोज करिए ये कॉर्नर 3-5 है, डीएनए के स्ट्रैंड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक 3-5 एक 5-3 दोनों बना रहा हूं, ये 5-3। अब यहां पर टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट सेकंड के द्वारा जो सुपर क्वाइलिंग थी वो पहले खुली, उसके बाद मूल बंधनी प्रोटीन के साथ साथ डीएनए हेलिकेज एंजाइम के द्वारा जो दोनों स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड क्या हुए, सेपरेट हुए। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का यूज होगा, और जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का यूज होगा तो एज वेल एज इज द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए प्राइमेज, 3 एंजाइम यहां पर यूज हो रहे हैं। और ये यहां पर क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, यहां से ओरिजिन पॉइंट से क्या होगा, सिंथेसिस शुरू होगी। तो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, सॉरी, अब जब सिंथेसिस शुरू होगी तो हमेशा डीएनए पॉलीमरेज यहां पर थर्ड यूज होगा। इट मेक्स द न्यू स्ट्रैंड, तो ये स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह वर्ड यूज होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे कहते हैं यहाँ पर, कि जिस जगह पर नया स्ट्रैंड बनना होता है तो यहाँ पर हमने इसको टेम्पलेट तब करेंगे जब हम यहाँ पर डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए। अभी हम सिर्फ सिंपल न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है हमारा, नया डीएनए हमेशा बनता है किस दिशा में, 5-3 दिशा में। दिस इज द 5-, इट इज द 3-। इस पॉइंट को यहां मान लिया है। तो दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, हिंदी में कहते हैं अगुआ सूत्र। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने 3- यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन नया स्ट्रैंड जो जाता है वो अगर लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है, दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर इस वाले स्ट्रैंड के लिए 5- यहाँ, इसका मतलब 3- यहाँ आएगा, और 5- कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
तो हमेशा नया स्ट्रैंड 5-3 दिशा में बनता है। तो दिस स्ट्रैंड मेक्स इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शंस आर स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो स्ट्रैंड है छोटे छोटे पार्ट में बनेगा एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और चूंकि ये रिवर्स आ रहा है वहां से यहाँ, तो इस तरह का जो स्ट्रैंड ये दीज फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंट विद द लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ये जो पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा दैट इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, पिछुआ सूत्र, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रैंड बन रहा है न्यूक्लियोटाइड चेन में, आप देखिए कि जो 3 से 5 डायरेक्शन में हमारा डीएनए का मूल स्ट्रैंड था, उस स्ट्रैंड में 5-3 डायरेक्शन में ऐसे बना और 5-3 दिशा में ही दोबारा बनेगा। लेकिन जो लेफ्ट से राइट जा रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, वो एक स्टेप में बनता है, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग। और जो वापस आ रहा है वो छोटे छोटे स्टेप में बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये सिंगल ओरिजिन से हो रहा है और बाई डायरेक्शनल हो रहा है। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन इज क्या है, बाई डायरेक्शनल बट द ओरिजिन इज सिंगल ओरिजिन से यहाँ पर बाइफरकेट कर रहा है और जहाँ से बाइफरकेशन शुरू होगा उस जगह पर यहाँ पर रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है और उस रिप्लिकेशन फॉर्क को यहाँ पर किसकी सहायता, आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ से शुरुआत होती है यहाँ पर बन जाता है आरएनए प्राइमर, जहाँ से शुरुआत होती है किसकी, रिप्लिकेशन की। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। तो रिप्लिकेशन जो द्विगुणन है, द्विगुणन के स्टेप में सबसे पहले जो डीएनए की सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, आपको पता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, न्यूक्लियस सेल छोटा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में फिर यहाँ पर क्या है, ढेर सारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से छोटा पार्ट सोलेनॉइड है, उससे और छोटा बढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम है, उसके बाद डीएनए स्ट्रैंड आता है, डीएनए में फिर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये जो डीएनए का डबलिंग है, सबसे पहले यहाँ पर जो सुपर क्वाइलिंग है, इतनी जैसे नटाई में आप धागा लपेटे रहते हैं पतंग उड़ाने के लिए, कम जगह पर बहुत स्पेस में धागा आ जाता है, जैसे मशीन की रील में धागा लिपटा रहता है। तो पहले वो जो सुपर क्वाइलिंग है पहले वो ओपन होगी, ओपन होने के बाद जब सुपर क्वाइलिंग ओपन हो गई तो डबल स्ट्रैंडेड में आ गई। तो डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में या कट लगाने के लिए फोर्क लाइक चमीटे की तरह का इसको जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना है, ये क्या है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क माने चिमटा ऐसे होता है। उसके बनाने के लिए डीएनए हेलिकेज प्राइमेज एंजाइम यूज होते हैं। फिर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर एक स्ट्रैंड हमेशा स्ट्रैंड बनाएगा 5-3 दिशा में। तो चूंकि ये 3-5 है तो दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो 5-3 ऐसे बनेगा, सो इट इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड है, चूंकि ये वाला 3-5 ऐसे है तो इसका जो है निश्चित है कि 3 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। तो अब ऐसे तो बन नहीं सकता, तो ये 5-3 में ही बनेगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एंड जैसे हम ग्लू से कोई चीज़ जोड़ देते हैं गम से, उसी तरह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में ग्लू से जुड़ जाते हैं। उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम ज्वाइंट्स द वेरियस ओकाजाकी फ्रेगमेंट एंड द कलेक्टिव नेम ऑफ दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। हिंदी में कहते हैं पिछुआ सूत्र, चूंकि ये यहाँ से पीछे से आगे की ओर बन रहा है इसलिए। अब अगर हम कोई डीएनए ऐसा देख लें जिस डीएनए में यहाँ पर 5-3 दिशा हो और यहाँ पर क्या हो 3-5 हो, तो अब चूंकि 5-3 यहाँ पर है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना वो ऐसे बनेगा 5' से 3'। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, लीडिंग स्ट्रैंड, अगुआ सूत्र। और यहाँ पर चूंकि नया बनना है तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ये आकर जुड़ेगा और ये जुड़ करके बाद में बनाएगा लैगिंग स्ट्रैंड, पिछुआ सूत्र।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड 5'3" में बनेंगे, जो स्ट्रैंड लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा होगा वो लीडिंग है। हम लोग नॉर्मली लिखने में लेफ्ट से राइट यूज़ करते हैं, तो अगुआ सूत्र का मतलब है आगे जा रहा है, और लिखने में चूंकि रिवर्स डायरेक्शन में जब ये आ रहा है सो इट इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग और लैगिंग याद नहीं करना है कि हमको यहाँ पर लीडिंग ऊपर वाले में ही जाएगा, लैगिंग इसमें। ये ध्यान रखना है कि जिधर यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रैंड में 3-5 दिशा होगी, ठीक है, उसी पर 5-3 दिशा में जो स्ट्रैंड बनेगा वो लीडिंग होगा। और उसके बाद रिवर्स फ्लो में जो स्ट्रैंड कहाँ से आ रहा होगा, बैक होकर के वापस आ रहा होगा हमारी तरफ का, दैट इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग और लैगिंग अभी हमने आपको पढ़ा दिया। डीएनए में किस तरह से रिप्लिकेशन होता है, सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए का द्विगुणन पढ़ा दिया। तो द्विगुणन के लिए अर्ध संरक्षी मॉडल होता है, सेमी कंजर्वेटिव। मिशेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था। N14 और N15 यहाँ लेकर के, N14 नॉर्मल नाइट्रोजन था, N15 क्या था, रेडियो एक्टिव था, उसका यूज़ करके। फिर डीएनए रिप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म होती है, प्रक्रिया, वो कैसे संपन्न होती है मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसे ट्रांसलेशन या अनुवादकरण कहते हैं। इस स्टेप को हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, नेक्स्ट उसमें टॉपिक में। ओके, थैंक यू।